नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हूं। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटेंड में। आखिर स्वागत हम करते क्यों हैं? वैसे ये डायलॉग तो मैं ज़्यादातर चैनल वालों को देखता हूं कि वो स्वागत करते हैं, पर मुझे अभी तक इसकी वजह समझ आई नहीं है। क्योंकि ये जो दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, क्या वो वीडियो बनाने वाले पर एहसान कर रहे हैं या जो वीडियो बना रहा है उसको जरूरत है दर्शकों की? तो ज्यादातर केस में तो वीडियो जो बना रहे होते हैं उन्हीं को जरूरत होती है कि ज्यादा लाइक मिले, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आए, तो फिर यूट्यूब से ज्यादा पैसा आए। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई मैं आपका स्वागत करता हूं, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ये बात मैं भी कहता हूं ना, में थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। मैं इसलिए आपको शेयर करवाने की बात करता हूं ताकि ये होम्योपैथी की जो गहन नॉलेज है ये दूसरे होम्योपैथ तक पहुंचे और वो लोग भी अच्छी होम्योपैथी सीख के गहन से गहन बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हो जाएं, ताकि होम्योपैथी समाज में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त कर सके, जो अभी है नहीं। हालांकि ज्यादातर होम्योपैथ मेरी इस बात से सहमत नहीं होते हैं, उल्टा इरिटेट होते हैं कि ये कैसे कहते हैं कि हमारा सम्मानीय स्थान नहीं है, हम अपनी इज्जत करेंगे तो दूसरे हमारी इज्जत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होता है। पर दूसरे लोग भी तो बेवकूफ नहीं होते ना, वो भी तो जानते हैं कि हमारी वर्थ कितनी है। अगर हम 10 में से 8 केस नहीं सही कर पाते हैं तो फिर वो क्यों इज्जत करेंगे? सीधी बात है, क्यों डिपेंड रहेंगे हमारे पास? या हम तुक्के से चलते हैं, हम किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमारे सामने होती हैं, उनको हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उल्टा एक बिल्ला लगा के चलना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ डॉक्टर हैं, वी आर सुपीरियर टू एवरी अदर मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन। पर ऐसे है नहीं, बनना है। तो इसलिए मैं शेयर कराने की बात करता हूं। और स्वागत तो एक अच्छा शब्द है, इसलिए मैं बोल देता हूं। चलो खैर, एक केस देखते हैं। ये जो केस मेरे पास आया था 6 जून 2014 को, ये लड़की मेरे पास आई है। तो ये 25-26 साल के करीब एक टीचर है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है, पब्लिक स्कूल में। अच्छा पब्लिक स्कूल है, बहुत रेप्यूटेड। और इसकी सास और इसका पूरा परिवार मेरे से पिछले लगभग 20 वर्षों से इलाज करवा रहा है। एक किस्म का मैं इसका फैमिली फिजिशियन हूं। तो उन्हीं लोगों के कहने पर ये मेरे पास इलाज के लिए आई है। ये थोड़ी सी मोटी और गोरी लड़की है, थोड़ा माइल्ड सी लग रही है, सॉफ्ट सी। तो रोगिया बताना शुरू करती है, मेरे पेट में, खास तौर पर पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द है, पैरों में भी सूजन है, सूजन से ज्यादा मुझे दर्द महसूस होता है, पूरे समय उल्टी आने जैसा महसूस होता रहता है, पर उल्टी कभी आती नहीं है, और थोड़ा सिर में दर्द सा, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा चक्कर सा भी महसूस होता रहता है। अब ये सब ऐसे बता रही है। तो ये बताकर अब चुप हो जाती है और मुझको देखने लगती है सीधा, जैसे उसको मेरी रिएक्शन का इंतजार है कि जो मैंने कंप्लेंट बताई है, अब डॉक्टर साहब उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो मैं इससे पूछता हूं, भी ऐसा आपको कब से होने लगा है? जी मतलाने की शिकायत को शादी के तुरंत बाद से शुरू हो गई थी, पर कभी भी उल्टी नहीं आती है। तो इस लड़की की जो शादी है अभी 4 महीने पहले हुई है। तो मैं पूछता हूं, जी किस वक्त मितलाता है आपका? तो मुझे लगा शायद 4 महीने शादी को हो गए हैं तो शायद ये प्रेग्नेंट हो गई होगी। तो सारा दिन ही होती रहती है जी, खाने के बारे में सोचकर, खाना देखकर तो एकदम ज्यादा हो जाती है। मतलब खाना ये सोचकर भी उल्टी आने लगती है। पर उल्टी जैसे तो हमेशा लगता रहता है। तो शादी के एकदम बाद से ऐसा शुरू नहीं हुआ था,
बल्कि लगभग 1 महीने के बाद से शुरू हुआ है मुझे ये। खाना देखकर ही जी मितलाता रहता है, लेकिन जब से पेट दर्द शुरू हुआ है तभी से ये जी मितलाने की शिकायत और भी ज्यादा होने लगी है। पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में दर्द है, ये उसने पहले भी बताया। अब दोबारा जब ये पेट के निचले हिस्से में दर्द बता रही है तो मुझे लगा शायद यूरिन का कोई इन्फेक्शन वगैरह क्रोनिक चल रहा होगा इसको। तो मैं इससे पूछता हूँ पेशाब वगैरह कैसा है? बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब दर्द कब होता है? मतलब ये दर्द से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर क्योंकि ये चुप हो गई है और मैंने अभी तक दवाई के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, तो इसलिए मैं बातचीत को जस्ट आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसे सवाल पूछता हूं ताकि मुझे उसकी रिएक्शन मिले और उसकी मेंटल स्टेट समझ आए। इसलिए मैं ये सब पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई रूटीन फॉर्मेट है कि हमको इस ढंग से सवाल करने, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इससे पूछता हूं दर्द कब होता है? आजकल तो दर्द हल्का है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने इंजेक्शन लगाए थे, तब से दर्द कुछ हल्का हो गया है, पर अब दर्द फिर से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि दर्द हर समय लगातार रहता है, दर्द रह रहकर रुक रुक कर कभी भी उठता रहता है, पर ऐसा लगभग 2-3 महीने से लगातार बना हुआ है। उस डॉक्टर की दवाई से पहले दर्द कम हो गया था, पर पूरे शरीर पर सूजन आ गई थी। ये मतलब एलोपैथी दवाई के साइड इफेक्ट की बात कर रही है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि तुम्हारा वजन शुरू से इतना ही ज्यादा है क्योंकि थोड़ी मोटी है, या अब कुछ दिनों में बढ़ गया है? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से ऐसी ही हूं, पर मुझे पैरों में सूजन पहली बार ही आई है। तो मैं इससे पूछता हूँ, शायद खड़ी रहती होगी, टीचर है, तो मैं पूछता हूँ तुम दिन में कितने घंटे खड़ी रहती हो? मैं टीचर हूं जी, पर सूजन मुझे कभी आती नहीं थी, मुझे 4 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब वो ये कहना चाह रही है कि खड़े रहने के कारण उसके पैरों में सूजन नहीं है, बल्कि किसी और बीमारी के कारण है ये। तो फिर वो बता रही है बल्कि जब से पेट में दर्द हुआ है उसके बाद ही सूजन आई है, शादी के बाद ही आई है, पर पढ़ाने का काम तो मैं पिछले 4 साल से कर रही हूं, पर ऐसा पहले कभी भी हुआ नहीं है। अब टीचर हूं मैं, खड़ा तो रहना ही पड़ता है, पर सूजन मुझे कभी भी नहीं आई थी। उसने कितनी बार कहा है कि सूजन पहले कभी नहीं थी, अभी आई है। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उसकी मानसिक अवस्था को दर्शाती है। पर अब तो कुछ दिनों से जी चेहरे पर भी सूजन आने लगी है। सुबह जब मैं सोकर उठती हूं तो चेहरा काफी सूजा हुआ होता है। मैं इससे पूछती हूँ आप कितने घंटे सोती हो? तो ये बताती है 7-8 घंटे तक तो मैं रोज सो ही लेती हूँ। यहां वो कहना चाह रही है कि नींद की कमी की वजह से सूजन नहीं है, पर जब मैं स्कूल जाती हूं तो थोड़ा सा कम समय मिलता है सोने का, पर इतना भी कम समय नहीं होता, फिर भी नींद तो मेरी पूरी हो ही जाती है। तो मैं उसकी बात को थोड़ा सा टेस्ट करता हूं। तो उसकी बात की सत्यता परखने के लिए मैं उससे पूछता हूं, आप सुबह जब सोकर उठती हो तो क्या एकदम फ्रेश होती हो या थोड़ा थकी थकी सी महसूस कर रही होती हो? ऐसे पता लग जाता है हमारे को। थोड़ा झिझकती हुई बोलती है, अब लगता है उसकी चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वास्तव में उसको कम नींद मिल रही है, जबकि वो उससे पहले अपनी बात को सही सिद्ध करने का बार बार प्रयास कर रही थी कि उसकी समस्याएं नींद की कमी की वजह से नहीं हो रही। हाँ थोड़ा थकी तो रहती हूं मैं, हाँ थोड़ा होता तो है। तो मैं बता रहा हूं कि नींद का समय बढ़ा लो। अभी आप नींद कम ले रही हो, नींद का समय बढ़ जाएगा तो बीमारी आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी। वो आश्चर्य से पूछते जी इतनी नींद कम है मेरी? नहीं नहीं, मैं तो दिन में भी सो लेती हूँ। मतलब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि नींद की समस्या की वजह से, नींद की कमी की समस्या की वजह से उसको ये समस्याएं हो रही है। तो मेरे समझाने के बाद भी वो काफी देर तक मुझसे बहस करती रहती है कि उसकी नींद कम नहीं है। वह तरह तरह से तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रही है, और अंत तक वो मेरी इस बात से सहमत नहीं हुई है कि उसकी नींद के घंटे कम हैं। यह वो बड़ी नम्रता पूर्वक और बड़ी मधुर भाषा में मेरे से बात कर रही है वो। अच्छा, तो मैं आगे बात करता हूं। तो आपका शरीर काम कर करके थक चुका है, ये आप समझ लो। नहीं नहीं, मैं नींद काफी लेती हूं। मुझे जब भी जरा सा समय मिलता है तभी मैं लेट जाती हूं।
और लेटते ही मुझे काफी गहरी नींद आ जाती। अब जो कुछ इसने कहा, लेटते ही काफी गहरी नींद आ जाती है और समय मिलते ही ये लेटना चाहती है। अगर ये थकी हुई नहीं होगी तो ये ऐसा नहीं करेगी कि समय मिलते ही लेट जाऊं और लेटते ही नींद आ जाए। ये इस चीज का मतलब है कि इसको जितनी नींद इसके शरीर को चाहिए उससे कम ये ले रही है। पर अभी क्योंकि ये पति और सास के सामने बैठी है, इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं तो ये दोनों कहेंगे भाई तू तो पहले ही 8 घंटे सोती है, तो अभी ये क्या तेरे को 24 घंटे सोने वाली बहू मिल गई है, इसलिए ये सब कुछ कह रही है। तो मैं बात को बदलते उससे पूछता हूँ, भाई अच्छा आजकल बीमारी को लेकर आपके मन में क्या क्या बात चलती रहती है? बड़ी मासूमियत भरी आवाजें बोलती है, जैसे तो मुझसे कोई प्रार्थना कर रही हो कि मैं उसको ठीक कर दूं। वैसे कैसे भी मैं ठीक हो जाऊं, मैं सबको परेशान कर रही हूं। हंसती है। मैं जब अपनी बात बताती हूं तो मम्मी, मम्मी माने सास, भी परेशान होती है। वैसे ऐसे कम होता है, मेरे पति भी परेशान होते हैं। ये बड़ी मासूमियत भरी हंसी हंसती है, ऐसी हंसी जो आपको उसके प्रति एक दया प्रेम भाव से आकर्षित कर लेती है। तो मैं उससे सास कहती है, ये जो जी दवाइयां ही नहीं खाती, ये परेशान होती रहेगी पर कोई दवाई नहीं खाती है ये। और सास का वो बहू की कंप्लेंट करने वाला स्वभाव एकदम आ गया। ये जो सास की रिएक्शन अब आई है, ये बहू को पहले ही मालूम है। ये इसलिए ऊपर से अभी तक सारा का सारा जो सिद्ध करने की प्रयास था, ये सास की मौजूदगी की वजह से था। तो अब बहू बड़ी शर्मीली हंसी हंसती है, जैसे तो उसकी चोरी मेरे सामने पकड़ी गई हो। अंकल मुझको ना दवाई देखते ही ऐसे लगता है बस मैं खा नहीं सकती, देखते ही उल्टी सी महसूस होने लगती है मुझको। एकदम से लगता है कि बस इनको मुझसे दूर हटा दो, मैं इन्हें नहीं खा सकती हूँ। तो वो दवाई अंदर जाती है तो ऐसे लगता है कि बस अब बाहर आ जाएगी। तो मैं उससे कहता हूँ, भाई इनके अलावा कोई और खास बात आप बताना चाहती हो या बस हो गया? नहीं नहीं बस हो गया। तो अपनी समझ को पुख्ता करने के लिए रोगी से मैं दोबारा सवाल करता हूं, इन लोगों की परेशानी को देखते हुए तुम्हें अपने इलाज का ख्याल आता है? वरना तुम्हें अपने इलाज का तो कोई खास परवाह है नहीं। रोगी बड़ी मासूमियत भरी मुस्कुराहट के साथ बताती है, जी जब तक मुझे हल्की फुल्की परेशानी होती है तब तक तो मैं उसको नजरअंदाज मतलब इग्नोर करती रहती हूं, पर जब परेशानी ज्यादा होती है और मुझको बताना पड़ता है तो लगता है कि अब सब लोग मेरी वजह से परेशान होंगे, इसलिए नहीं बताती है, इसलिए मैं छुपाती रहती हूं। तो ये इसकी सास से मैं पूछता हूं, भाई सास भी मेरे इलाज में चल रही है, इसको किडनी की प्रॉब्लम है, एट्रोफी है इसकी किडनी में, जो अभी काफी ठीक है, तो वो इसी कारणवश मेरे पास लेके आई है। क्या ये सब लोगों को का जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखती है? मैंने सास से पूछा है। तो सास कहती है, मुझे तो पता नहीं। सास को ये नहीं पता लग रहा कि मेरी बहू 4 महीने पुरानी बहू क्या लोगों का, उसके परिवार वालों का ख्याल रखती है या नहीं रखती है। जबकि ये जो महिला है सास, ये बहुत ही नम्र स्वभाव की है, उसके बावजूद इसका अटेंशन बहू के पास है ही नहीं। मर रही है, पिल रही है, उससे कोई लेना देना इसलिए वो इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए बहुओं के आपस में, सास बहू की नॉर्मली इसीलिए पटती कम है। तो रोगी मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर एक मासूमियत है जो प्यार से दूसरों की तरफ उसको आकर्षित करती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं सबका सब कुछ कर दूं, बहू होने के नाते सब लोग मुझसे खुश रहें। जी मैं अपनी मम्मी के घर पर भी सबका ख्याल रखती थी, मुझे सबका ख्याल रखना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब बीमारी की चिंता इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि इस बात की है कि तुम्हारे को देखकर घर वाले सभी लोग परेशान उठते हैं, ये बात है क्या? हाँ, पर जब परेशानी ज्यादा होती है तो लगता है कि बीमारी ठीक हो जाए। तुम्हें अब 2 ही परेशानियां, एक दर्द है, एक सूजन है। तो इनको कैसे मैनेज करती हो आप? तुम्हारा मन क्या करता है अंदर से? तो रोगी बताती है, मन थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा सा चढ़ता रहता है, तो वो रात को फिर पति पर ही निकलता है। पर मैं पूरे दिन तो सही रहती हूँ, यानी गुस्सा किसी पर दिखाती नहीं हूँ।
किसी के सामने तो चिड़चिड़ नहीं करती हूं, पर हाँ अब मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, पहले नहीं था। अपने घर में अपनी मां पर गुस्सा निकलता था, अब यहां अपने पति पर गुस्सा निकलता है। जब मैं बीमार नहीं होती तो मैं खुश रहती हूं, पर चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होता है जब बीमार नहीं होती मैं। तो पति बताता है इसका कि रात को ये मेरे पास आते ही ये शोर मचाना शुरू कर देती है, मुझे दर्द हो रहा है, रोना शुरू कर देती है, मुझे तो मम्मी के पास जाना है, अभी 4 महीने शादी हुए हैं और मम्मी के पास जाना है। कहती है मैं यहां सबको परेशान कर रही हूं, मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ाओ। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इसकी वजह से कोई भी परेशान हो। तो रात को दर्द ज्यादा होता है तो पूरा दिन ये सहते सहते दुखी हो जाती है। ये पति बता रहा है। अब जैसे ही उसने मां की बात आई ना, रोगी की मां की बात आई, तो मां का नाम आते ही रोगी थोड़ा सा रोना शुरू कर देती है। उसके आंसू बाहर नहीं आ रहे पर मन ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गई है। तो और अपने रोने से वह सास और पति को दुखी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गई। तो सास कहती है जी इसको ये चिंता तो रहती है कि मैं तो शुरू से बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो अचानक मुझे ये कैसी बीमारी लग गई है। मतलब इसको बीमारी पर खुंदक सी आती रहती है। क्यों खुंदक आती रहती है? इसलिए आ रही है कि बीमारी की वजह से मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। तो मैं इससे पूछता हूँ भाई आपको शौच यानी टॉयलेट ठीक आता है क्या? हाँ पहले सब ठीक रहता था, पर जब से उन्होंने इंजेक्शन लगाया है तभी से मेरा पेट खराब रहने लगा है। कुछ भी खाते ही ऐसा लगने लगता है कि अब बस अभी शौच जाना पड़ेगा। तो इंजेक्शन जब डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाया था तो उसके बाद ये समस्या शुरू हुई है। मैं इससे पूछता हूँ तुमको अचानक रात को पति के पास ही रोना क्यों आता है? रात को ही क्यों लगता है कि अपनी मां के पास जाना है? तो रोगी बताती जी बस मन नहीं लगता मेरा यहाँ पर, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। क्योंकि जब मैं परेशान होती थी तो मैं मम्मी के ऊपर चीखती चिल्लाती थी, उन पर गुस्सा निकालती थी। अब रात को पति पर निकालती हूं, और तो कोई है नहीं, सास पे तो निकाल नहीं सकती। सास इसको बताते भाई यहां इसको एक अकेलापन सा लगता है, फिर इसको अपनी मम्मी की याद आती है। तो जोगी के साथ जो भी वार्तालाप हुए हैं उनका मैं बताता हूं आपको। ये रूब्रिक मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं, फिर इनको बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या है। एक है अफेक्शनेट, एम्ब्रेसिस एवरीवन, लव फॉर एनिमल्स, लव exalted love, family for her, cares others about, usurer wants to be loved, cares full of domestic affairs about, irritability, heat during। तो ये कुछ रूब्रिक मैंने लिए थे, इनके आधार पर मैंने इसको पल्सेटिला की एक डोज वहां खिलाई और उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने फॉलोअप पूछा। तो अभी पहले हम फॉलोअप पढ़ेंगे, फिर इन रूब्रिकों को समझेंगे। तो मैं पूछता हूं अभी रोगी से 10-15 मिनट के बाद दवाई खिलाने के, वो तो बताती है रोगी अब मेरा यहां से मतलब ये ऊपर से ये थोड़ा हल्का हो गया है, 50-60% तो बिल्कुल ठीक हो ही गया है, और अब मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूं। तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर दवाई का असर इतना हो गया, खुद को रिलैक्स महसूस होने लगा। तो इसका मतलब है कि हमारा सिलेक्शन पूरी तरह से ठीक है। तो उसके बाद इसको फिर घर भेज दिया गया। उसके बाद हर वीक जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे इसको बताती रही और रिकवरी कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गई थी। तो अभी हम इसके रूब्रिक को समझते हैं। पहला रूब्रिक हमने लिया था अफेक्शनेट। मतलब अफेक्शनेट का मतलब होता है कि स्नेह भरा, जो सबके लिए स्नेह रखता है, प्यार रखता है। तो जब सबके लिए प्यार होगा दिल में तो सबको खुश रखने की चाहत होगी कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, और जिससे हम स्नेह करते हैं उसका भला करने की कोशिश करते हैं, और उसका भला करके हमको खुद को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहां ये बता रही थी ये सबको चाहती है जी, सास भी बता रही है सबका ख्याल रखती है। तो इसने खुद भी बताया था मुझे ऐसे लगता है कि चाहे मुझे परेशानी हो जाए पर दूसरों को आराम मिल जाए, यही स्नेह है। दूसरों को बिना किसी चाहत या जिम्मेदारी की भावना के आराम पहुंचाने की भावना ही इसके हृदय में
बसे प्रेम को दर्शाती है। तो इसका पति भी बताता है कि अपनी मम्मी और भाई से इसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है जी। तो ये अटैचमेंट, ये जो लगाव होता है, ये प्यार के कारण होता है। तो अब दो बात और हैं इसके अंदर जो अफेक्शनेट को हमें कंफर्म करती हैं। एक तो यह है कि प्यार न मिले तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। दूसरा, उसने सास ने बताया भी, इसको अकेलापन महसूस होता है, अकेलापन आ जाता है। तो जिससे हम स्नेह करते हैं उसका स्नेह चाहते भी हैं, और वो हमारी एक किस्म की खुराक होती है। तो एक और रूब्रिक हमने लिया था, एम्ब्रेसिस एवरीवन। एम्ब्रेस का मतलब होता है जैसे ऐसे जफ्फी मारना, आओ प्यार। तो जफ्फी हम किसी दुश्मन को नहीं मारते, वो उन्हीं लोगों को मारते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनमें हमें अपनापन होता है। यानी जैसे सबको गले लगाना, तो जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली सबको गले लगाएं। तो गले लगाने का मतलब है कि उसके दुख दर्द में शामिल होना, उसको अपना लेना, उसकी पूरी तरह से खुले दिल से प्यार से मदद करना, इसको एम्ब्रेसिस कहते हैं। तो सभी को आलिंगन करती है, और यह आलिंगन प्रेम की भावना को दर्शाता है। तो ये तो माँ को भी करती थी, भाई का करती थी, और अब ससुराल में सबका करना चाहती है। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, चाहे खुद परेशान रहेगी, पर सबको सुख देना चाहती है। तो ये एम्ब्रेसिस एवरीवन हुआ। अब हम एवरीवन से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एवरीवन का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया में हर इंसान है उसी को प्यार देगी, पर पल्साटिला ऐसा नहीं करती है। पूरी दुनिया से उसको कुछ लेना देना नहीं है। एवरीवन उसके लिए वो लोग हैं जिनका उसके साथ कोई संबंध है, थोड़ा सा मजबूत संबंध है, नजदीकी संबंध है। जैसे उसका परिवार हो गया, उसके फ्रेंड सर्कल हो गया, उसके थोड़ा नजदीकी रिश्तेदार हो गए। तो जितना नजदीकी रिश्ता होगा उतना ज्यादा स्नेह दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडियन लड़की है और अमेरिका वाले लोगों से प्यार कर रही है, उनके लिए मरी जा रही है, ऐसा नहीं है पल्सेटिला को। तो ये डोमेस्टिक ड्यूटीज में फंसी होती है। डोमेस्टिक माने घर गृहस्थी की जो उसके आसपास का एक पेरिफेरी होती है जिसमें उसको सीमित रहना होता है। तो उन सीमाओं में रहने वाले, सीमाओं में रहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ससुराल है, तो ससुराल के बिल्कुल एक तो नजदीक हो गए जो उसी परिवार में रहते हैं, एक उससे थोड़ा और नजदीक होते जो दूसरे घरों में रहते हैं, पर फिर भी वो नजदीक ही कहलाते हैं। जैसे मान लो उसकी ननंद हो गई, शादीशुदा है, दूसरी तरफ है, पर उसको अपना मानते हैं। उसकी देरानी जेठानियां मान लो और कहीं रहते हैं, तो उनको भी वो अपना मानती है, उनको भी सुख देना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहती है। तो ये एक, इसको डोमेस्टिक कहते हैं, अपना एक फैमिली, एक सर्कल वाला एरिया। एक और रूब्रिक मैंने इसमें लिया था, लव फॉर एनिमल्स। अब एनिमल कहां से आ गए? एनिमल की तो कोई बात इसने करी नहीं है। तो जो एनिमल होते हैं, जानवर, नॉर्मली, अब यहां से कोई शेर पे तो जा नहीं रही है वो, तो एक घरेलू महिला है, तो घर में एनिमल कौन से होते हैं? जो हमारे या तो पालतू जानवर होंगे, गाय भैंस बकरी वगैरह, या अगर कोई है तो पेट्स होंगे, या कुत्ते बिल्लियां जो हमने पाल रखे हैं, कुछ इस किस्म के, वही तो एनिमल होंगे। एनिमल कोई काकरोच और ये तो है नहीं, या कोई शेर चीते बवा ये तो है नहीं। तो ये एनिमल वो हैं जो उसके परिवार के आसपास रहने वाले लोग हैं। गली का कुत्ता भी उसमें शामिल हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी से दूसरी कॉलोनी में चली गई और वहां कुत्ते जानवर मिल गए तो उनसे भी प्यार करेगी, वो नहीं है ये। तो अब एनिमल्स क्यों होते हैं? भोले भाले होते हैं एनिमल्स, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है, और इसलिए वे उन सबसे प्यार करती है। तो ऐसे लोग जो मक्कार नहीं है, पल्सेटिला उनसे प्यार करती है। अगर मान लो इसकी जो ससुराल है वहां पर इसकी दुरानी जेठानी सास वगैरह अगर चालाकी करके इसको खराब कर रही हैं, इसको तकलीफ पहुंचा रही हैं, कुछ षड्यंत्र रच रही हैं, तो फिर पल्सेटिला ऐसे लोगों से प्यार नहीं करती है। उनको फिर ठिकाने लगाने में ये मैलिशियस भी होती है। तो पल्सेटिला का स्वभाव है कि मैं खुले दिल से आपको प्यार दे रही हूं, तो आप खुले दिल से उससे हजारों गुना प्यार मुझको लौटाओ। ये पल्सेटिला होती है। जितना देती है प्यार, उससे ज्यादा प्यार वापस चाहती है।
तो रिपर्टरी में एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, वो मैं बता रहा हूं आपको। लव एक्साल्टेड लव फॉर हर फैमिली, मतलब परिवार के लिए जरूरत से ज्यादा प्यार उसका बढ़ा हुआ होता है। तो अपने परिवार के लिए अति और जोश भरा प्यार उसमें होता है, अर्थात अपने परिवार के लिए उसके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार भरा हुआ है। जब प्यार ही प्यार भरा हुआ है तो उनका लिए करती रहेगी, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहेगी, उनके दुख में देख के ये परेशान होती है और उनके दुखों को हटाना चाहती है, पर उनसे वापस प्यार भी चाहती है, धिक्कार नहीं चाहती है। एक और रूब्रिक है केयर्स अदर्स अबाउट। अब इसने कभी दूसरे केयर्स अदर्स अबाउट का मतलब दूसरों की परवाह करती है कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसको किस चीज से परेशानी होती है किससे नहीं होती है, इस वक्त किसी की क्या जरूरतें हैं, तो उन सब का ये ख्याल रखती है। इसलिए ये सबका घर में फिर करती रहती है कि इसको भी खाना चाहिए, इसको गर्म पानी चाहिए, इसको चाय चाहिए, इसका मैं बिस्तर ठीक कर दूं, इसके कपड़े प्रेस कर दूं, अभी बाजार से जाके इसके लिए सामान ले आऊं। तो ये हर इंसान की जो परिवार के लोग हैं उन लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती है, उनका पूरा करने की कोशिश करती है। तो ये हुआ केयर्स, ये तो हुआ करना। लेकिन दूसरा पार्ट इसका यह है कि आप मान लो प्यार है, अगर आप प्यार करते हो तो सामने वाला भी थोड़ा तो करता है, तो आप अगर दुखी हो तो सामने वाला भी उससे दुखी होगा। तो ये इसलिए ये अपना दुख दूसरों को नहीं दिखाती, क्योंकि उसको दुखी देख के सामने वाले भी दुखी होंगे। तो ये उसके प्यार की ही भावना है। तो ये पति को नहीं बताती, सास को नहीं बताती, सारा दिन काम करती रहती है। जब पति शाम को घर आता है तो उसी पे चिल्लाती है। बस ये चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि उससे कोई उसके दिल में उसके लिए एक मैलिशियस एलिमेंट है, वो नहीं है। चिल्लाने का मतलब एक प्यार भरी चिल्लाते, इसको डिमांड है तो मुझको माँ के पास छोड़ाओ, क्योंकि वहां माँ से ज्यादा प्यार मिलेगा इसको। तो ऐसा ये सारा प्यार प्यार का खेल है। तो एक और रूब्रिक है असरर वांट्स टू बी लव्ड, वांट्स टू बी लव्ड, यानी प्यार पाना उसकी जरूरत है। मतलब जितना भी आप उससे प्यार करो वो और ज्यादा प्यार चाहती है, वो और ज्यादा प्यार चाहती है, वो और ज्यादा प्यार चाहती है। तो रात को पति से शिकायत करती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। तो यहां इसकी सास भी इसको प्यार करती है, परंतु फिर भी इसको मां के प्यार की कमी महसूस होती है। जैसे प्यार से इसका मन कभी भरता ही नहीं है, और यह प्यार करना और प्यार पाना और प्यार के सिवा कुछ नहीं पाना ये चाहती है। तो एक इसको, ये तो इसी रूब्रिक है, पर इसको एक और रूब्रिक से भी दिखाया गया हमारे मैट्रिया मेडिका में, एब्जॉर्ब्स अफेक्शन। तो एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो एक स्पॉन्ज है, उसमें पानी डालो, एब्जॉर्ब कर लिया, पानी उसका हिस्सा बन गया, तो और पानी डालो तो और एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे वो पानी के सरफेस पे दिखता नहीं है। इसलिए जब एब्जॉर्ब अफेक्शन माने तो जो अफेक्शन है, जो स्नेह है, जो दूसरों से इसको मिल रहा है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो आप इसका मतलब और प्यार करो, और प्यार करो, और प्यार, इसके प्यार से दिल नहीं भरता है। एक और रूब्रिक है केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, मतलब अपने घर के काम के प्रति बहुत ध्यान रखती है। घर में कोई फंक्शन हो, मतलब ये इसकी मां ने जो भी केस में बीच में बताया कि घर में कोई फंक्शन हो तो वो पहले से स्वयं ही उसकी पूरी तैयारी करके रखती है। यहां तक कि पति को जो काम करना चाहिए वो भी ये खुद ही कर लेती है। बाजार से सामान लाना, सब कुछ करना, कि वो रात को आएंगे, उनको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो यहां तक कि पति को काम करने वाला भी वो स्वयं ही कर लेती है, और घर के काम के अलावा वो बाजार का भी सारा काम स्वयं ही करती है। जबकि ऐसा उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि बहू को करना है। घर में करने वाले बहुत लोग हैं, पर ये किसी को मौका ही नहीं देती कि दूसरे लोग काम करें। तो ये खुद ही चिंता रखती है कि घर में किसको किस चीज की जरूरत है, कौन सा काम है, क्या है। तो ये घर की देखभाल में लगी रहती है। एक और रूब्रिक लिया मैंने, इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग। तो शाम को जब परेशानी होती है तो चिड़चिड़ी हो जाती है। मतलब इससे परेशानी होने का मतलब है हीट ड्यूरिंग। क्या होता है? हीट होती है जब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं
जैसे कहते हैं मामला गर्म है, मैटर हॉट, अब कर लो। तो ऐसे ही ये काम करते करते थक जाएगी तो अंदर इसके अंदर एक हीट बढ़ती है, तो वो इसको चिड़चिड़ाहट देती है, तो वो चिड़चिड़ाहट सारी इसके पति पे निकलती है। जानकारी थोड़ी होती है, उसी पे प्रिस्क्रिप्शन देना। तो पल्सेटिला इस केस के माध्यम से जो हमने समझी है कि पल्सेटिला में दूसरों के लिए, मतलब जो उसके अपने नजदीकी लोग हैं, उसका पति, बच्चा, जिससे भी जो घर में रहने वाले लोग हैं, उन सब के लिए दिल में प्यार होता है और प्यार ही ये पाना चाहती है। और प्यार करने के लिए कोई भी नाटक कर सकती है, बीमारी का बहाना भी बना सकती है, या झूठ मूठ का रोना रो सकती है, या उनके लिए ज्यादा काम कर सकती है कि मुझको ज्यादा, मैं उनका करूंगी तो मुझे ज्यादा प्यार करेंगे। किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट इससे बर्दाश्त होता नहीं है। इससे जैसे मतलब डिस्कंफर्ट का मतलब हो गया, जैसे समझिए एक रूब्रिक है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, धीरे धीरे ले जाया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम क्यों ले जाते हैं? जब हम धीरे चलते हैं तो एक कंफर्ट होता है, आराम होता है, कोई जल्दी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिस्क नहीं होता, परेशानियां नहीं होती हैं। तो इसको हम बदल सकते हैं रूब्रिक को, कि उसको कोई भी ऐसी स्थिति नहीं चाहिए जिससे उसको कुछ डिस्कंफर्ट हो, परेशानी हो, टाइम लग जाए, तो मतलब लेयरली चलना है। तो अब ये क्या कहती है कि जो एलोपैथिक गोलियां मुझसे नहीं खाई जाती हैं, तो उनको खाने में ऐसा तो नहीं है एलोपैथी की टैबलेट निगलने में बहुत परेशानी होती है, ऐसे तो है नहीं, वो तो एक बार निगल ली बात खत्म हो गई। पर पल्सेटिला को गोली निगलने का और उस निगलने के दौरान होने वाले थोड़े से डिस्कंफर्ट को भी सहने की इच्छा नहीं होती है, या उसके साइड इफेक्ट के बाद जब उसका जी मितलाता है तो वो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होता है, वो भी नहीं सहना चाहती है। इसलिए लोग कहते हैं पल्सेटिला वाले ज्यादातर मरीज कि भी मुझको हल्की दवाई दो, ऐसी दवाई मत दो जो मुझको परेशान करे, तेज दवाई मत दो, मुझे कड़वी दवाई मत दो, मतलब जो आसानी से खाई जाए, कंफर्टेबली खाई जाए, वो लो। टाइम मतलब ऐसे डॉक्टर को ढूंढना चाहते हैं जो ज्यादा अकड़ूराम ना हो, प्यार से बात करे, चाहे वो पैसे ज्यादा ले ले, चाहे समय देर लगाए इलाज करने में, पर वो इसको झिड़के नहीं, इसकी कमियां ना दिखाए, डांट डपट ना करे। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ प्यार और कंफर्ट के सहारे जीना चाहती है। इसके लिए फिर वो कुछ भी करती है, रोना करे। इसलिए पल्सेटिला को कहा जाता है कि वो रोती है, आसानी से रोती है, और अकेली दवाई है जिसमें कंसोलेशन एम्लोरेट है, यानी उसको कोई तसल्ली देता है तो उसको अच्छा लगता है। तो तसल्ली हम उसी इंसान को देते हैं, कंसोल उसी संस्थान को करते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। मान लो सड़क पे कोई तड़फ रहा है या कोई रो रहा है, तो उसको जाके हम तसल्ली नहीं देते हैं, तो तसल्ली हम उसी लोगों को देते हैं जो अपने से जुड़े, जिनसे हमारा कुछ कंसर्न होता है। तो जब आप तसल्ली देते हो, इसको तसल्ली तो प्रॉपर शब्द नहीं है, सांत्वना प्रॉपर शब्द है, पर आप तसल्ली समझ लें, तसल्ली देते हो तो इसको अच्छा लगता है। जैसे आप उससे बताओ, अरे बेटा तू क्यों रो रही है, चलो तेरे को कल माँ के पास छोड़ आएंगे, मिला लाएंगे तेरे को, तो ये उसको लगा कि मेरी केयर की गई, तो इसके दिल को बड़ी राहत लगती है। तो ये तसल्ली देना हुआ, कॉन्सोलेश करना हुआ। तो पल्सेटिला को ये चाहिए, उसकी खुराक है कि कोई उसको एश्योर करे, कोई उसको दिखाए कि वो उसकी परवाह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो फिर उसको सब मिल जाता है। यानी फिर जैसे तो खजाना मिल गया, स्वर्ग मिल गया। तो थोड़ी सी पल्सेटिला समझ आई होगी, ये बच्चे में हो, चाहे बूढ़े में हो, चाहे मेल में हो, चाहे फीमेल में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये स्वभाव है तो आप पल्सेटिला बेझिझक किसी भी बीमारी में दे सकते हो। धन्यवाद।